हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ये संस्था लखनऊ में है और हम लोग जूनियर इंजीनियर की तैयारी कराते हैं, चाहे वो एसएससी जेई का हो, आरआरबी जेई का हो, यूपी पीसीएल जेई का हो या स्टेट में किसी भी विभाग में कोई भी पद जो जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं उसकी हम लोग तैयारी कराते हैं। साथ में एक कोर्स और चलाते हैं TG2 का, टेक्निकल ग्रेड 2। ये ITI के बच्चों के लिए है। ITI जो बच्चे इलेक्ट्रिकल में करते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में करते हैं, उनके लिए है। इसकी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। इस समय 891 पद मार्केट में है और बच्चे बहुत ज़ोर शोर से उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसकी बैच हमारे पास चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के चल रहे हैं, कंप्यूटर के भी चल रहे हैं। तो ये सब हमारे पास है। अगर आपको कुछ पढ़ाई लिखाई चैनल के माध्यम से कुछ लग पा रहा है कि ठीक से हम लोग करा पाते हैं, तो आप ज़रूर लखनऊ आइए, हमसे मिलिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए और सुदृढ़ करिए और सफलता पाइए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मैकेनिकल से हूं और इस समय हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। पूरा मैकेनिक्स का सिलेबस यहीं ख़त्म करेंगे, यूट्यूब पर ही कंप्लीट करेंगे। आप प्ले लिस्ट में बने रहिएगा तो आपको दिखता रहेगा कि चैप्टर बाय चैप्टर सारे के सारे और हर तरह की प्रॉब्लम को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज की प्रॉब्लम क्या है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक न्यूमेरिकल में लग ही जाता है 20-25 मिनट, 15 से 20 मिनट समझने में, समझाने में। तो चैप्टर वही है, फोर्स एनालिसिस। पहला ही चैप्टर है मैकेनिक्स का, बहुत दिनों से चल रहा है, करीब 22-23 लेक्चर मेरे ख्याल से हो चुके हैं। उसी क्रम में आज प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये 5वीं प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जो कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। ये जो फोर्स एनालिसिस पहला चैप्टर है, ये मैकेनिक्स की जान है। इसी के आधार पे आगे जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ट्रस्ट पढ़ेंगे, बीम पढ़ेंगे, काइनेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, वो सब शुरुआत यहीं से होना है, इसलिए थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो आज की जो 5वीं प्रॉब्लम है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है ना। भूमिका में अगर ऐसे बनाऊँ तो आप सभी लोगों ने कभी न कभी क्रिकेट खेला होगा या नहीं खेला है तो देखा होगा। क्रिकेट के ग्राउंड पे जो हमारे घरों के आसपास छोटे मोटे ग्राउंड होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे जो पिच होता है उसको रोल करने के लिए, मतलब फ्लैट करने के लिए, मिट्टी को टाइट करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर का रोलर होता है। उसी रोलर को हम लोग हाथ से पकड़ कर, उसमें एक लोहे की रॉड लगी रहती है, उसको हाथ से पकड़ के हम लोग घसीटते हैं, आगे पीछे करते हैं और वो रोलर पूरे पिच को फ्लैट करता है। तो ऐसा ही एक सवाल है कि कुछ बच्चे हैं और उस रोलर को चलाकर पिच को फ्लैट कर रहे हैं। अचानक बीच में एक ईंटा आ गया, एक ब्रिक आ गया, ठीक है, एक गुम्मा आ गया, अद्धा आ गया, कुछ भी आ गया, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, है ना। अब उनको उस ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि उसको पार करना है ना। ये सब बातें समझ में नहीं आ रही। आइए डायग्राम में देखते हैं कैसे समझ में आएगी। देखिए ये है, थोड़ा प्रॉब्लम को बड़ा कर लें तो दिखाई पड़ने लगेगा साफ सुथरा सा आपको। क्या है, देखिए प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। ये है आपके पास एक बड़ा सा रोलर, वही सीमेंट वाला रोलर जो ग्राउंड में रहता है, और ये रोल करता हुआ मतलब घूमता हुआ आगे बढ़ता है। जब ये पत्थर नहीं था तो बड़े आराम से मज़े में घूमता हुआ आगे बढ़ रहा था। और ये जो नीचे हमारी पिच बनी है ना, ये जो पिच बनी है ये इसको फ्लैट करता हुआ, टाइट करता हुआ जा रहा था, ठीक है। अचानक ये बीच में एक पत्थर आ गया। इस पत्थर की जो हाइट है वो हाइट 10 सेंटीमीटर है। और ये जो क्वेश्चन दिया गया था, जो रोलर है, रोलर के बारे में भी कुछ बताया गया है कि रोलर का जो टोटल वेट है 2000 न्यूटन है और जो इसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर है। ये रेडियस 40 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर रेडियस वाले रोलर को इसको पार करना है, ठीक है ना। और पार कराएगा कौन, तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो इस डंडे पर, इस रॉड पर एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम P है ना। अच्छा, एंगल नहीं दिया है तो भाई एंगल तो देना ही पड़ेगा, है ना। नहीं भी दे सकते हैं, वो भी निकालना पड़ेगा, लेकिन बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, तभी हम एंगल ले लेते हैं। इतना बड़ा काम ना करें फिलहाल, अगले प्रॉब्लम में एंगल भी नहीं लेंगे, ठीक है। तभी मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री पे इसको खींच रहा है, ये पुल कर रहा है 30 डिग्री पे, है ना। एंगल लेने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी इजी हो जाएगी। अगले प्रॉब्लम में मिलेंगे तो हाँ एंगल भी नहीं लेंगे, ये एंगल भी निकालेंगे, ठीक है। खैर,
अब प्रॉब्लम हो गया क्लियर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड पी टू जस्ट रोल ओवर द ब्लॉक। जस्ट रोल ओवर को जरा समझिए कि जस्ट रोल ओवर का मतलब क्या है। जस्ट रोल ओवर का मतलब ये है कि हमें पी फोर्स कितना लगाया जाए। पहले पी नहीं लगाएंगे तो इसको पार ही नहीं करेगा। पी की वैल्यू बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, ये बस उस कंडीशन पे आ जाए कि अगर उसके बाद पी को थोड़ा सा भी और बढ़ा दिया जाए तो ये उसके उस पार चला जाए, है ना, इसमें गति हो जाए, मोशन हो जाए। लेकिन जस्ट रोल ओवर का मतलब क्या है कि मोशन ना हो, मोशन होने वाला हो। होने वाला मतलब कि जस्ट स्टार्ट मोशन, मोशन हुआ नहीं, बस मोशन होने वाला है। ऐसा आपने भी कई बार देखा होगा, कभी किसी सामान को, किसी बड़े बक्से को, कभी किसी बेड को या बोरी को, हैवी कोई आइटम है उसको आपने खींचने की कोशिश किया होगा, थोड़ा फोर्स लगाया, हिला ही नहीं, और लगाया और लगाया। आपको एक बार ऐसा ज़रूर लगता है कि अब अगर ज़रा सा भी किसी ने सपोर्ट कर दिया या मैंने हल्का सा भी फोर्स बढ़ा दिया तो अब ये आइटम मूव कर जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस पी की वैल्यू आंसर आ गया, हमने कर दिया, सब कर दिया, आंसर आ गया कि मान लो 500 न्यूटन, 500 न्यूटन आ गया। तो 500 न्यूटन पर जस्ट रोल ओवर होने का मतलब क्या है कि 500 से अगर हमने 499 कर दिया तो ये नीचे की तरफ इसकी टेंडेंसी आ जाएगी, मोशन नहीं होगा, मोशन होने की इच्छा इसकी इधर रहेगी। अगर 500 से ऊपर कर दिया, है ना, तो इसका मोशन इधर होने लगेगा। लेकिन 500 पर कोई मोशन नहीं होगा, बिल्कुल वर्ज कंडीशन पे होगा, जीने मरने की एक लाइन पे खड़ा होगा, ठीक है ना। तो जस्ट रोल ओवर कंडीशन के लिए हम बात कर रहे हैं। अच्छा, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जब ये बॉडी एक बार जस्ट रोल ओवर कंडीशन को पार कर गई, अगर पार कर गई तो पार करने के बाद घूम के आगे बढ़ने लगेगी, ऐसे निकल कर घूम के आगे बढ़ने लगेगी। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा तेज जाएगा, तो इसलिए उधर की बात ही नहीं कर रहे हो, तो आपका डायनेमिक्स हो गया। अभी हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो जब तक ये बॉडी स्थिर है, स्थिर कहाँ तक है, एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल में क्या बोला, 500 न्यूटन, 500 न्यूटन तक ये स्थिर है ना, उसके बाद मूव कर जाएगी। तो उस कंडीशन को हमें निकालना है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता है 500 न्यूटन आएगा, ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कैसे आएगा, ठीक। बहुत लॉजिकल प्रॉब्लम है, बहुत ढंग से सुनना है, समझना है, तभी इसको क्लियर आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए इसमें क्या कर सकते हैं। पी को निकालना, प्रॉब्लम क्लियर हो गई ना। इसका वेट है जो नीचे काम करेगा, 2000 न्यूटन, बहुत भारी है, ठीक है। अभी इसकी हम लोग एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाने के बाद देखेंगे कि क्या इसमें हो सकता है, ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। चलिए आइए पहले इसके एफबीडी बनाने की कोशिश करें, ठीक। चलो भाई इधर आओ। तो एफबीडी बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि एफबीडी बनाने के लिए ये होता है कि सभी बॉडी को एक दूसरे से फ्री कर दो, अलग अलग कर दो, फ्री फ्रॉम ऑल द सपोर्ट, सभी सहारों से सबको अलग कर दो, सबको हवा में ले आओ, है ना। चलिए कोशिश करते हैं कि सबको हवा में ले आए, ठीक है। तब आपको थोड़ा सा एफबीडी क्लियर सी दिखाई पड़ेगी, है ना। इसी की एक कॉपी बना लेते हैं, इसकी कॉपी करके इसको ले आते हैं हवा में, ठीक है। आइए, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रहने देते हैं, यहाँ इसको ले आते हैं हवा में। हवा में कैसे आएगा ये ज़रा देखना है, ठीक है। आइए, सबको अलग अलग करना पड़ेगा भाई। जो पहले तो फर्श है, इस पिच को अलग कर दें। चलिए पिच नीचे आ गया, ठीक है। ये जो पत्थर है आ गया था, इसको अलग कर दें तो ये ऐसे हो गया। पिच और पत्थर को एक साथ ही अलग कर देते हैं, ये दोनों एक साथ रहे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों ही फिक्स टाइप की चीज़ें हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। ऐसे करके हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास इतना आइटम बचा है ना, रुकिए। ठीक है, चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, है ना, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। हमें तो खाली एफबीडी देखनी है, ठीक। चलिए एफबीडी देखने की बात करें, इसको हटा देते हैं, ये हुआ। हमें फोर्सेस देखने सारे। तो पहला फोर्स तो इस पर आपको पता है, वेट लगेगा, जो कि वेट कहाँ लगेगा, वेट की लाइन हमने दिखा रखी पहले से ही, क्योंकि वेट तो हमेशा आंख बंद करके वर्टिकल लगता है, तो इसका वेट भी वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा,
और हमने कहा कि इसका वेट ये लग रहा है, इसका वेट कितना है 2000 न्यूटन, ये तो इसका वेट हो गया। दूसरा क्या कह सकते हैं अभी, है ना, कि रिएक्शंस लगेंगी, तो ये देखा जाए कि इस रोलर को सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिल रहा है। भाई रिएक्शन क्या होती है ना, रिएक्शन कौन देता है, सपोर्ट देता है। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड द रिएक्शन। सपोर्ट एक फिजिकल चीज है जो जिसका सहारा है ना। इसका सहारा कौन है, तो ये जमीन है, अर्थ है, और ये ब्लॉक है। इन्हीं दोनों के सहारे ये टिका हुआ है ना। तो अभी हम लोग जो नॉर्मल सीखा हम लोगों ने, तो यही कह सकते हैं कि इसको दो तरीके से सहारे मिल सकते हैं, है ना। एक सहारा तो मिल सकता है क्योंकि जमीन पे टिका है तो यहाँ से इसको रिएक्शन मिलेगी, अर्थ की रिएक्शन। दूसरा ये इस पे टिका है तो इसकी रिएक्शन मिलेगी, रिएक्शन बॉडी के सेंटर से पास होगी। तो एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देना चाहिए, है ना, ऐसे ड्रॉ कर देना चाहिए, ठीक है। और सीधा कर दें इसको तब ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। ये भाई गड़बड़ हो गया, लाइन फिर से बना देते हैं। आई, ये लाइन को मैं इधर से पकड़ता हूँ तो ऐसे चली जाएगी, ये लाइन हो गई, ठीक है ना, ये लाइन बन गई। तो अब जरा रिएक्शन समझा जाए। तो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिएक्शन को समझने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक्शन का उल्टा रिएक्शन। लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि रिएक्शन को अगर पता करना है तो कुछ नहीं करना है, जिन दो बॉडीज़ के बीच में आपको रिएक्शन देखना हो उसमें आप अपने हाथ को ऐसे डाल दीजिए। जैसे मुझे कह रहा हूँ मैं, फर्श जो पिच है, ग्राउंड और रोलर के बीच में रिएक्शन देखना है, मैंने अपने हाथ को इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए मैंने यहाँ डाल दिया। अब मेरे हाथ की मोटाई ये है, ठीक है। मेरे इस हाथ में कुछ तकलीफ होगी, कुछ दर्द होगा, है ना। और दर्द क्यों होगा, मेरा हाथ अगर ये है, ये मेरे हाथ की मोटाई है, ये मेरे हाथ की मोटाई, इसमें दर्द हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं, दर्द क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, दब रहा है। अब मैंने बार बार कहा है कि कंप्रेशन का साइन क्या होता है, दिस इज द साइन ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यही फोर्स तो लग रहा है। मेरा हाथ ये मोटा सा है और इस पर एक तकलीफ हो रही है, तो ये तकलीफ ऐसे हो रही है ना। इसी को मैं कह दे रहा हूँ ये रिएक्शन है, ठीक है। अगर इस पॉइंट का नाम कुछ दे दिया जाए कि इस पॉइंट का नाम अगर ए है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसी का नाम है आर ए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब क्योंकि हम ये जो एरो है, ये एरो किसके लिए बनाया है, ये लग रहा है किस पे, रोलर पे। ये जो एरो ऊपर जा रहा है ये लग रहा है रोलर पे, और ये लग रहा है पिच पे। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, पिच को फ्लैट करना, पिच को दबाना, मिट्टी को नीचे दबाना। और इसका काम क्या है, रोलर को संभाले रखना, है ना। हम एक वीडियो बना रहे हैं रोलर की, ठीक है, इसलिए हम किसको दिखाएंगे, सिर्फ इसको दिखाएंगे, ऊपर वाले को। ठीक वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे हाथ डाल दिया तो फिर तकलीफ होगी, और इस तकलीफ में क्या होगा कि फिर कहेंगे क्यों हो रही है, तो आप कहेंगे कंप्रेशन से हो रही है। फिर ऐसे आएगा तो मैं कहूँगा भाई यहाँ पर भी तकलीफ हो रही है और बिकॉज ऑफ कंप्रेशन हो रहा है, तो ये ऐसे होगा। अगर इस पॉइंट का नाम दिया जाए बी, तो आप कहेंगे इसका नाम क्या हुआ, आर बी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखा जाए तो इस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, किस बॉडी पर, रोलर पर। इसकी बात नहीं कर रहा, इस पर तो एक फोर्स इधर लग रहा है, मुझे इससे मतलब भी नहीं है, हमें मतलब किससे, रोलर से है। तो रोलर पे एक फोर्स आर बी इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स आर ए इस तरफ लग रहा है, एक पी इस तरफ लग रहा है, और एक वेट इस तरफ लग रहा है। फिलहाल इतना फोर्स लग रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें एफ बनानी है रोलर की, तो बस इतना मुझे करना चाहिए कि मैं जो ये ब्लॉक बना दे रहा हूँ, कौन से फोर्स दिखाने चाहिए, पी फोर्स भी रोलर का है, ये आर ए में जो ऊपर वाला ये रोलर का है, आर बी में जो ऊपर वाला ये रोलर का है, ये इतना पार्ट है। और वेट वेट भैया 2000 है, 200 नहीं है, है ना। ये 2000 वेट है, 2000 न्यूटन, ठीक है। इतना फिगर ही हमारा एफ है। अब इन्हीं फोर्सेस को मैं यहाँ दिखा दूँ तो थोड़ा साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा और आपको दिखाई पड़ेगा एफ बन गया। कैसे बन गया, पहला काम तो वेट लगा देते हैं, है ना। चलिए वेट को बाद ही हम लगाते हैं, ठीक है। कैसे होता है, ये वाला एरो बॉडी पर ऊपर की तरफ लग रहा है, कौन सा एरो, आर ए ऊपर लग रहा है। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से यहाँ दिखाएं चाहे इसको ऊपर दिखा दें, तो हमने इसको यहाँ ना दिखा के इसको मैंने बढ़ा के ऊपर दिखा दिया। आपने कहा दिस इज द रिएक्शन ए, आर ए किसने दिया,
फर्श ने दिया रोलर को, है ना, दिस इज रिएक्शन, प्रतिक्रिया बल है जो कि फर्श ने लगाया रोलर पे, ठीक है, ऊपर की तरफ। ऐसे ही एक रिएक्शन इधर लग रहा है जो कि ये ब्लॉक लगा रहा है रोलर पे। तो ये ब्लॉक लगा रहा है रोलर पे, तो पहले तो उसकी लाइन ही खींचना जरूरी है, ठीक है। तो लाइन खींच लेते हैं इसकी भाई, ये देखिए इसकी लाइन है, ठीक है। और ये लगा रहा था, ब्लॉक लगा रहा था रोलर पे, तो लग तो ये रहा था यहाँ पे, लेकिन हमने लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से इसको आगे बढ़ा के दिखा दिया इधर। इसको कह रहे हैं RB, ठीक है, इसको कह रहे हैं RA, और इसका एक वेट लग रहा है जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और उस वेट का वैल्यू कितनी है, वो है 2000 न्यूटन। इतनी सी बात है। तो FBD बनाने की प्रक्रिया ये है। ये चीज़ें जो आपने यहाँ किया है नॉर्मली आपको बुक में नहीं दिखता है, या ये समझने की चीज़ है, मन के अंदर दिमाग के अंदर बनाना चाहिए। नहीं बनता है तब तक ले आप कॉपी पे बनाइए, समझ में आ जाता है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये आपको अपने दिमाग में बनने लगेगा, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर आपको इस तरीके से डायग्राम मिल जाता है ना। जितने फोर्स दिखाई पड़ रहे हैं सब इसी रोलर के हैं, और इसका फोर्स, इसका फर्श का फोर्स, ना तो देखिए, ना तो ये फोर्स दिखाया गया है, ठीक है, कौन सा फोर्स, कोई भी फोर्स वहाँ वो नहीं दिखाया गया है जो रोलर पे ना लगे। जैसे ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है, तो इस पे लग रहा है, ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है, तो प्लेन पे लग रहा है, इसकी कोई ज़रूरत ही वहाँ पे नहीं है। ये हमारी FBD बन गई, ठीक है ना। अब इस FBD में एक बड़ी लॉजिकल चीज़ है ना। इस FBD को जरा जस्ट रोल ओवर कंडीशन की बातचीत से देखते हैं कि जस्ट रोल ओवर कंडीशन जो कहते हैं, तो इस FBD का मतलब क्या है, आइए ध्यान दिया जाए, है ना। दोनों को साथ देख कर ही ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। चलिए, तो अभी आपने कहा था कि एक मिनट, हाँ ठीक है, ये जो डायग्राम बना हुआ है क्या बना हुआ है, एक FBD है और एक को आपने कहा था कि बनाने का प्रोसीजर है। जरा इसी में फिर से आते हैं, इस डायग्राम को बड़ा करते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो भाई, मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ लगा है, राइट हैंड यहाँ लगा है ना, और एक आदमी यहाँ से इसको घसीट रहा है, इस P फोर्स को घसीट रहा है, ठीक है, P फोर्स घसीट रहा है। कल्पना करते हैं, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं कुछ देर के लिए, कि अभी मान लेते हैं कि P की वैल्यू 0 है, P इक्वल टू कितना है, 0, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। जब वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो मेरे दोनों हाथ यहाँ पे ऐसे लगे हैं, तो मेरे किस हाथ में दर्द हो रहा होगा, दर्द का मतलब रिएक्शन आ रहा होगा। जब ये P फोर्स ही नहीं लगा रहा है, इधर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, तो धीरे से मैं अगर इस ब्लॉक को यहाँ से हटा भी लूँ, है ना, कैसे देखिए ज़रा, अगर मैं धीरे से, जब ये P फोर्स नहीं लग रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है ना, ये चुपचाप यहीं पड़ा हुआ है आराम से शांति से, P लग नहीं रहा है, तो इसको मैं हटा भी लूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या। इसका मतलब जब P की वैल्यू 0 है तो मेरे लेफ्ट हैंड में तो दर्द बहुत हो रहा होगा, है ना। यहाँ का जो पेन है, यहाँ का जो पेन है ना, यहाँ का जो पेन है वो क्या होगा, वो पेन है, या यूँ कहें कि रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। कब, व्हेन P इक्वल टू 0, जब P की वैल्यू कुछ नहीं है। अब क्या किया कि मैंने P को बढ़ाना शुरू किया, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे P बढ़ना शुरू करेगा वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे P बढ़ना शुरू करेगा तो मेरे इस हाथ में दर्द होना शुरू होगा और इस हाथ का दर्द कम होगा। ऐसा आप फील कर पा रहे हैं ना, दोनों हाथ ऐसे लगे हैं, P 0 था तो इसके कोई दर्द ही नहीं हुआ, आप इस पत्थर हटा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ेगी मेरे इस हाथ में दर्द कम होगा, लेकिन इस हाथ में दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे P बढ़ता जाएगा, जब P बढ़ते 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 एक लिमिट पे आ जाएगा, P की वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाएगी, जब P की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो यहाँ का दर्द खत्म हो जाएगा, यहाँ का दर्द मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स उस समय जो हमारा पेन है, कहाँ पे ये बात हो रही है, RA की, ये किस दर्द की बात हो रही है, ये बात हो रही है RA की, ठीक है। ये जो पेन है, या यूँ कहें कि रिएक्शन है A पॉइंट पर,
ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, है ना। कब, व्हेन P इज इक्वल टू मैक्सिमम, है ना। अब जब P इक्वल टू मैक्सिमम हो गया, इसकी रिएक्शन जीरो हो गई। अब अगर P की वैल्यू में थोड़ा सा भी और इजाफा किया जाए, डेल्टा P भी बढ़ा दिया जाए, तो ये रोलर इस पार निकल जाएगा, है ना, इस पार निकल जाएगा। इससे क्यों, अब जैसे आपने कहा कि पेन जीरो हो गया, जीरो होने का मतलब क्या है, इसको सहारा देने के लिए अब इस फर्श की, इस ग्राउंड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जो रोलर है, ये जो रोलर है वो सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट टिका हुआ है। पी ने ऐसे घसीट रखा है और इस पॉइंट के अबाउट वो टिका हुआ है, नीचे उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रही। रिएक्शन जीरो होने का मतलब ये हो गया, रिएक्शन जीरो होने का मतलब इतना ही हो गया कि नो नीड ऑफ सपोर्ट, नो नीड ऑफ सपोर्ट। जैसे ही आपने कहा रिएक्शन जीरो, इसका मतलब उसे किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत अब नहीं बची। तो यही कंडीशन वो कंडीशन है जिसको आप कह रहे हैं जस्ट रोल ओवर कंडीशन। जब P की वैल्यू मैक्सिमम हो गई और उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इसी का नाम है जस्ट रोल ओवर कंडीशन, रोल ओवर कंडीशन। बात समझ में आ गई ना। इस बात को जरा गहराई से समझिएगा। जस्ट रोल ओवर कंडीशन का मतलब यही हुआ कि अब उसको रिएक्शन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन जीरो हो चुकी है, मतलब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब इस बॉल को, इस सिलेंडर को, इस रोलर को केवल इसकी पी की ज़रूरत है और इस पॉइंट से जो रिएक्शन जा रहा है उसकी ज़रूरत है। इसका वेट तो रहेगा ही रहेगा, वेट कहाँ जाएगा। यही तीन फोर्स मिलकर सब संभाल लेंगे। मीन्स अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फॉर जस्ट रोल ओवर कंडीशन, क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्या शर्त हो सकती है कि फॉर जस्ट रोल ओवर, रोल ओवर कंडीशन, ये जो आर ए की वैल्यू है ना, ये जीरो होगी। इतनी देर से जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि जो बॉडी पे चार फोर्स दिख रहे थे, 1 2 3 4, वो चार नहीं रहेंगे उस अवस्था में जब बॉडी जस्ट रोल ओवर करने वाली होगी। वो कितने रहेंगे, केवल 1 2 3, तीन ही फोर्स रहेंगे, है ना। यही वो कंडीशन है जब बॉडी की जस्ट रोल ओवर कंडीशन बनेगी। और इतनी ही बात इस प्रश्न का, इस सवाल का जान है, आत्मा है इसकी। ये जिसको ये बात इतनी समझ में आ गई, उसने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ हमारे पास है ना। क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, सब तो निकल गया, क्योंकि तीन फोर्स लगे हैं और तीनों फोर्स एक पॉइंट पे दिख रहा है साफ साफ से कि कॉन्करेंट भी तो हैं, एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब इस पर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत शानदार तरीके से, धूमधाम तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लगाते हैं भाई। तो अब कुल मिला के ये बचा कि एक पॉइंट है, इस पे 1 2 और 3 फोर्स लग रहे हैं। हमें इन तीनों के बीच का एंगल वगैरह मालूम हो तो हम रिएक्शन कहते हैं सारे फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। एंगल निकालने में कौन सा बड़ा बात है, हम लोग तो एक्सपर्ट हैं ना ज्योमेट्री के। चलिए देखते हैं। तो एक लाइन खींचा जाए यहाँ पे, क्योंकि अभी डायग्राम में कोई एंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन साइज तो दिया गया है, इसका रेडियस दिया है, इसका हाइट दिया है, किस दिन काम आएगा, इसी एंगल को निकालने के काम आएगा। देखिए भाई कैसे निकलेगा ये एंगल। ये मैंने एक लाइन और खींच दिया, ठीक है। और मैंने हर क्वेश्चन में यही कहा है कि एंगल निकालने के दो तरीके हैं, या तो एंगल की मदद से एंगल निकलेगा और नहीं तो ट्रायंगल मिलेगा, और ट्रायंगल मिलते ही उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री लगाकर एंगल निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिए अब, ठीक है ना। सपोज दैट हम एंगल कौन सा निकालना चाह रहे हैं, तो मान लेते हैं कि हमें कोई भी एक एंगल मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि हम लोगों को ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, इसको नाम दे देते हैं अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, बहुत सारे कानून आपने पढ़े हैं, है ना, ठीक है।
एकांतर कोण, संगत कोण, अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आप जान रहे हैं दोनों कौन से एंगल हैं, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल होंगे, इस यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं है। अब जब यहाँ तक समस्या नहीं है तो आपको खाली क्या देखना है कि एंगल से एंगल तो निकलने की गुंजाइश ही नहीं बच रही, कोई एंगल दिया ही नहीं गया है। तो बात खाली इतनी बचती है कि हम ट्रायंगल से एंगल निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा देखें, ज़रा ये वाइट वाला ट्रायंगल देखिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में क्या क्या मालूम है। तो पहला बात तो ये मालूम चल गई कि ये तो रेडियस है। जब ये रेडियस है इसका मतलब ये कितना है, रेडियस कितना दिया गया था, रेडियस शायद दिया गया था 40। देखिए नीचे लिखा होगा, एक मिनट रुकिए, ये लिखा है ना, हाँ रेडियस 40 है। इसका रेडियस कितना है, इसका हाइट 10 है, तो इसकी रेडियस 40 है ना। तो ये हो गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये भी एक रेडियस है, ये भी तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, और ये 10 है। तो रेडियस में से 10 माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 40 माइनस 10, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में दो चीज़ें मालूम है, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो लंब और कर्ण, हाइट और हाइपोटेनस मालूम है। यहाँ हम लोग बहुत आराम से लगा सकते हैं साइन अल्फ़ा, ठीक है। आइए थोड़ा इसको छोटा करके अब साइन अल्फ़ा की तरफ बढ़ें। सॉरी, चलिए यहाँ देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग साइन अल्फ़ा लगा दें, ठीक है, साइन अल्फ़ा, तो आप क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, मतलब 30 डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा निकल सकता है, कैलसी उठा लो बाबू, कैलसी उठाया जाए और निकाला जाए साइन अल्फ़ा। तो साइन इनवर्स विद इन ब्रैकेट 30 डिवाइड बाई 40 ब्रैकेट बंद, और ये आ गया 48.5 डिग्री, ये हो गया अल्फ़ा। अब अल्फ़ा मिल चुका है, इसलिए परेशानी की बात अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये फोर्स जीरो हो चुका है। कौन कौन से फोर्स देखने हैं, केवल आपको एक फोर्स ये देखना है, एक फोर्स ये देखना है, और एक फोर्स ये देखना है। इन्हीं तीनों पर लामी लगाना है। चलिए लामी लगाते हैं, बहुत देर हो गई है, रात भी हो गई है ना। अप्लाई लामी थ्योरम, क्या करना है, अप्लाई लामी, ठीक है। चलिए भाई लामी लगा दिया जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए काम। तो पहला फोर्स लेते हैं P, तो क्या लिखेंगे, P डिवाइड बाई बाकी दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये फोर्स ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ 90, ये तो हो गया 90 में अल्फ़ा जोड़ दें, है ना, तो पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 प्लस अल्फ़ा कितना है 48.5 इक्वल टू, आर बी निकालना नहीं लेकिन लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिख लीजिए, ठीक है। आर बी इन दोनों के बीच का एंगल, तो फिर पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 90 है। 90 में क्या करना है, इस 30 को जोड़ दें तो पूरा मिल जाएगा, 120 आ जाएगा, साइन 120, साइन 120 डिग्री इक्वल टू, अब लेट 2000 न्यूटन, ठीक है, डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब कौन सा एंगल आपको चाहिए, यहाँ से लेकर ये एंगल चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल होता है 180 का, ठीक है। 180 में से अल्फ़ा और 30 कम कर दिया जाए तो आप लिखेंगे साइन 180 माइनस उधर से अल्फ़ा, मतलब 48.5 डिग्री, और इधर से 30, ये कम कर दें, ये भाई 180 है तो छूट गया, एक मिनट रुकिए ज़रा, ये 180 है, हाँ इसको लिख लिया जाए 180 डिग्री, ये फाइनली बन गया। हमें P निकालना है तो कुछ नहीं करना है,
इस इक्वेशन को इससे रिलेट करके सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें P मिल जाता है, P इज इक्वल टू 2000 साइन 90 प्लस 48.5 डिवाइड बाई साइन 180 माइनस 48.5 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बस इसी को सॉल्व करिए, आंसर मिलता है। चलिए हम भी आपके साथ कर लेते हैं। 2000 है ना, साइन विद इन द ब्रैकेट 90 प्लस 48.5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इतना आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं, साइन ब्रैकेट 180 माइनस 48.5 माइनस 30 ब्रैकेट क्लोज 1352 आ रहा भाई मेरा आंसर। मैं फिर से मिस्टेक करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, है ना। 1352 ह्यूमन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसलिए कैलकुलेशन एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा। मेरे पास इसका आंसर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया कि आप इतना फोर्स लगाएंगे तब इस पत्थर को आप पार करने वाले बनेंगे, पार वार नहीं करेंगे, जस्ट रोल ओवर कंडीशन तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम पूरी इस तरीके से सॉल्व होके आपके सामने आ गई, ठीक है। फाइनली आपके पास ये प्रॉब्लम इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली कि जस्ट रोल ओवर कंडीशन का मतलब क्या होता है। जस्ट रोल ओवर कंडीशन में यहाँ दिखाई पड़ा कि एक तरफ की रिएक्शन जीरो हो जा रही है। अर्थ की रिएक्शन उस समय जब जस्ट रोल ओवर कंडीशन पे होगा तो रिएक्शन उसकी जीरो हो जाती है। ये हमें सीखने को मिला, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम अभी और आएंगी। ये बड़ी बेहतरीन प्रॉब्लम है, इसके कई भाई बंधु हैं। कैसे हो सकता है, कभी इसी फोर्स को हॉरिजॉन्टल कर देगा तो 30 जहाँ पे 30 डिग्री है वो 0 डिग्री हो जाएगा। कभी ये एंगल नहीं देगा तो हमें मैक्सिमम मिनिमा देखकर वो कंडीशन फाइंड करनी पड़ेगी कि कितने एंगल पर ये मैक्सिमम या मिनिमम एफर्ट इस पे लगेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ी वैरायटी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है। इसके और भी पार्ट्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे आपके साथ, उसको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको कुछ भी ठीक लगा हो, कुछ भी लगा हो, काम का हो, तो ज़रूर शेयर करिए। अच्छी बातों को फैलाना चाहिए और बुरी बातों को वहीं रोकना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष।